आज हम बात करेंगे प्रभावी लेखन लेखन कौशल। आज इस बिंदु पर चर्चा क्यों कर रहे हैं आपसे, क्योंकि आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दे रहे हैं और वो भी सब्जेक्टिव की पेपर आप दोगे। हरियाणा की सब्जेक्टिव पेपर के साथ साथ मैं आपसे चर्चा करूंगा आरपीएससी के आरएस में सब्जेक्टिव पेपर की भी। इसके साथ यूपीएससी के आईएएस के सब्जेक्टिव जो पेपर्स होते हैं, मैथ्स के जो पेपर्स होते हैं, उन पर भी चर्चा करूंगा। उनकी प्रभाव लेखन कौशल पर मैं चर्चा करूंगा आज। देखिए, इस ऑब्जेक्टिव के दौर में, क्योंकि सारी एग्जाम्स जो होती हैं वो ऑब्जेक्टिव होती है, आपको खुद पता है, लेकिन अधिकांश एग्जाम ऐसी हैं जैसे एचपीएससी हरियाणा की असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी ज्योग्राफी या अन्य सब्जेक्ट हो सकती है। इसके अलावा यूपीएससी है, इसके अलावा अदर पीएससी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो परीक्षाएं होती है, जो मेंस जो परीक्षा होती है इंटरव्यू से पहले, वो सारी की सारी परीक्षाएं सब्जेक्टिव होती है। अब ऑब्जेक्टिव में इतने पारंगत हो जाता है विद्यार्थी, सब्जेक्टिव में रह जाता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यू पढ़ लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, या फिर कॉमेडी के रूप में यूट्यूब पर या कहीं पर भी आप उन वीडियो को देखते रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं। सब्जेक्टिव में कॉमेडी नहीं है। सब्जेक्टिव में आपका ज्ञान परखा जाता है, आपका डेप्थ परखा जाता है। और आपको पता है, मैं शुरू से ही जब भी मैं कोई क्लास होती है तो मैं उसके डेप्थ से, बेस से चलता हूं और वहां तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए हम बात करते हैं। शब्दावली के बिना, कंटेंट के बिना वो क्लास नहीं है, वो एक स्पीच है। और विद्यार्थी के लिए स्पीच में कंटेंट होना महत्वपूर्ण होता है। इस संदर्भ में मैं आपसे बात करूंगा। आज 17 नवंबर है, कल 18 नवंबर है, और आपको पता है कल जयपुर का स्थापना दिवस है। जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने किस विजन के साथ की, आज भी वो विजन प्रासंगिक है। यानी वर्तमान को देखते हुए फ्यूचर्स की उन्होंने देखी। और आज ही के संदर्भ में बहुत सारे जयपुर के बाहर या बहुत बड़े शहरों के पास नगर डेवलप हो जाते हैं। वो नगर ट्रैफिक जैसी बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं, लेकिन जयपुर का जो पुराना बसावट है आज भी इन समस्याओं से नहीं जूझती है, क्योंकि उनकी विजनरी अलग थी। उनका आर्किटेक्चर, उनकी डिजाइनिंग को देखने के लिए विदेशी यहां पर आते हैं, फॉरेनर आते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि आपका विजन भी इसी प्रकार रखो कि हम ऑब्जेक्टिव की एग्जाम दे रहे, हम सब्जेक्टिव को भी लेके चले। और सब्जेक्टिव में शब्द, वाक्यांश, ग्रामर बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अब आप सोच रहे साहब हम तो ऑब्जेक्टिव है। अरे जब आपकी स्कूलिंग की आपने, कॉलेज आपने किया, विश्वविद्यालय की डिग्री आपने प्राप्त की, तो सारी परीक्षाएं आपने सब्जेक्टिव के द्वारा प्राप्त की। और वहां आपके जो मार्क्स आते थे वो 100 मार्क्स है, 100% है। आप देख लीजिए 12वीं का कोई भी रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, 100%। आप बहुत सारी एग्जाम्स देखें, 100% मार्क्स आ रहे हैं। हालांकि ग्रेजुएशन और पीजी में भी कुछ मार्क्स कम होते हैं, लेकिन कई विद्यार्थियों के वहां पर भी 100 मार्क्स हैं। तो वो लोग सब्जेक्ट में इतने मास्टर हैं कि उनके 100% मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही इन परीक्षाओं की चर्चा करते हैं, इनका जो स्कोर होता है वो 30% से 40% के अंदर सिमट जाता है। यानी जो एवरेज जो मार्क्स हैं वो 30 से 40 के बीच ही सिमट जाते हैं। का 100% वाला विद्यार्थी या का 30 से 40% वाला विद्यार्थी, ऐसा क्यों हुआ? जबकि सब्जेक्टिव में तो कोई नेगेटिव है भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो फिर भी नेगेटिव है, लेकिन यहां तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, फिर भी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। क्यों?
क्योंकि ये बीच में लेक आ गया, बीच में गैप आ गया। वहां हमने किताबों का सहारा लेते हुए शब्दों में सृजनशीलता, विचारों में सृजनशीलता लेके आए, लेकिन यहां हमने उस एनवायरनमेंट को तोड़कर ऑब्जेक्ट के ढांचे में फंस गए, और फिर इस ढांचे से निकलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज उसी संदर्भ में आपको उस ढांचे से निकालकर इस सब्जेक्टिव ढांचे में आपको लाना चाह रहे हैं। उसी संदर्भ पे आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए, लेखन कौशल और प्रभावी लेखन। वर्तमान में जो स्टूडेंट नई एनईपी, नई शिक्षा नीति से अध्ययन कर रहे हैं, तो इनको प्रभावी लेखन पर एक स्किल पेपर है। स्किल में एक पेपर है प्रभावी लेखन। ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं, यानी अब की एनईपी बहुत शानदार मैं मानता हूं, क्योंकि इसमें मेजर के साथ साथ माइनर सब्जेक्ट भी है। जो विद्यार्थी साइंस नहीं पढ़ा है और वो साइंस के कुछ हिस्से पढ़ना चाहता है, तो यहां पर उसको अवेलेबल है, यानी यहां वह मल्टी डेवलपमेंट विकास कर सकता है। जबकि पहले केवल एक पक्षीय, कॉमर्स है तो कॉमर्स का, साइंस का तो साइंस का, आर्ट्स का तो आर्ट्स का ही पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी यहाँ पढ़ता है। तो एनईपी के तहत यहाँ पर प्रभावी लेखन एक आपकी कोर्स, एक किताब चलती है, वहां आप जिसने नहीं लिए वो ले सकता है। अपने छोटे भाई बहन है उनको भी आप सजेस्ट कीजिए, प्रभावी लेखन आप लीजिए, क्योंकि आप उन्हें यदि एडमिनिस्ट्रेटिव बनाना चाह रहे हैं या इन परीक्षाओं में उन्हें चयन करवाना चाहते हैं, तो ये वहां पर आप दिला सकते हैं, क्योंकि आपको अपडेट रखना पड़ता है। तो एनईपी में बहुत अच्छा है प्रभावी लेखन, उस पर आप बहुत सारी चर्चाएं कर सकते हैं। तो अब मैं उसी बिंदु पर वापस इस बिंदु पर आते हैं। प्रभावी का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें यह समझना होगा। एक होता है प्रभाव मतलब एक्साइटिंग। जैसे मैं बोल रहा हूँ, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कई बार मैं देखता हूँ क्लासों में, कॉलेजों में टीचर्स पढ़ा देता है, बच्चे ऊँगते रहते हैं, या कोई स्पीच दे रहा नेता और ऊँगता रहता है। लेकिन जब एक प्रभावी वक्ता जब आता है, तो उसकी शब्दों को सुनने पर उसके सिरन दौड़ती है, वो उत्सुकता हो जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है, उसकी दशा बदल जाती है, उसका लक्ष्य बदल जाता है। तो प्रभावी जो वक्ता, प्रभावी लेखन है, वो व्यक्ति को लक्ष्य पर ले जाती है, व्यक्ति के विचारों को परिपक्वता लाती है, व्यक्ति के विचारों को सुदृढ़ करती है, उसकी जीवन शैली को, उसकी सोच को बदल देती है। प्रभावी लेखन शैली और प्रभावी वक्तत्व व्यक्ति को बदल देता है। तो अब हम ऐसी प्रकार के प्रभावी चीजें हमें पढ़नी चाहिए, जिससे हमारा खुद का भी विकास हो और सोसाइटी का भी विकास हो। अब लेकिन हमारा जो उद्देश्य, परम उद्देश्य ये है कि इस प्रभावी लेखन के माध्यम से ये नौकरी हमें प्राप्त करनी है। तो ये नौकरी कब प्राप्त करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग बात करेंगे, अभी भी क्लास में हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना बैकग्राउंड सॉर्ट करना है, क्योंकि जो हम बोएंगे वही तो काटेंगे। तो पहले हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को सुदृढ़ करना। अब हो गया जो हो गया, लेकिन अब से, आज से हमें ये सुधारना है, हमें चीजें, अच्छी अच्छी चीजें हमें सीखनी है। तो अब इस लेखन जो कौशल है, कौशल भी मैं बताता हूँ क्या होता है। स्किल इंग्लिश में बोलते हैं स्किल। स्किल का होता है जो बार बार चीजों का अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करने से वह चीज में एक परिपक्वता आ जाती है, उस शब्दों में, उस कार्यों में परिपक्वता, और एक प्रभावीपन आ जाता है स्किल से। जैसे हम मान लो इलेक्ट्रिक बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रिशियन, तो पहले हम इलेक्ट्रिक को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस होते ही हम अच्छे इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं। तो सामने वाले के डिमांड के आधार पर हम लोग उसकी डिजाइन बना देते हैं। तो प्रभाव कौशल जब हो जाएगा आपके अंदर, तो कौशल आ जाएगा, तो आपको डिमांड का पता चल जाएगा कि क्या डिमांड है। तो बिना डिमांड के, आप समझ रहे हो, जितनी भी चीजें वो सारी डिमांड के पीछे खेल हो रहा है, जितना भी है। तो हमारा स्किल आएगा तो डिमांड भी हम लोग सीख जाएंगे। तो इसी प्रकार हमारे प्रभावी लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए हमें डिमांड का पता होना चाहिए कि प्रश्न का डिमांड क्या है। तो सबसे पहले हमें प्रश्न की डिमांड क्या है उसको समझना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग एक सिंपल से हमारे कुछ हैक फॉर्मूले, जिसको मैं बोलता हूं हैक फॉर्मूले, कोई बच्चा नहीं मानता तो चाटा मार दीजिए, वो दोबारा गलती नहीं करेगा। इसको मैंने यहाँ पर चाटा मारने वाली स्थिति को स्लैप लिख रखा है, लेकिन आज के समय पर किसी को चाटा मारना स्टूडेंट को बड़ा मुश्किल है। पहले हम लोगों के खूब चाटे का है,
इसलिए हमारे यहाँ परिपक्वता आ चुकी है। तो इस स्लैब में ये चार चीजों को ध्यान रखना है। एस का मतलब होता है संरचना, स्ट्रक्चर्स। एल का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा, भाषा, लैंग्वेज। तीसरा होता है ए, एनालिसिस, एनालिसिस को बोलते हैं विश्लेषण। और पी प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। ये चार चीजें यदि आपको आती हैं तो हमारे लेखन को हम प्रभावी बना सकते हैं, लेखन को प्रभावी बना सकते हैं। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं, बेचारे घर बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उनका इवैल्यूएट होना चाहिए, उनका मूल्यांकन होना चाहिए। इनका मूल्यांकन कौन करता है? जो भी बोर्ड एग्जाम देते हैं उसके टीचर्स होते हैं, उसके प्रोफेसर होते हैं, वो उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अब एक प्रोफेसर यदि मूल्यांकन करे तो उसका अनुभव कितना बड़ा है, वो कितनी चीजें जानता हो, समझे, और आप उसे मूर्ख बनाना चाहोगे, गलत है। आप जो वो प्रश्न चाहता है, जो प्रश्न की प्रकृति है, जो एग्जामिनर चाहता है, वही आपने उनको दे दिया तो आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा, यानी मैक्सिमम मार्क्स आपको प्रदान करेगा। तो ये चारों ट्रिक्स के माध्यम से हम प्रभावी लेखन के बारे में थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ये प्रयास बहुत अच्छा प्रयास होगा आप लोगों के लिए। तो पहला है स्ट्रक्चर्स, ढांचा, संरचना। अब जैसे आपने कहा संरचना, मेरी ढांचा कैसा, आपकी ढांचा कैसा, ऑक्सीजन की संरचना कैसी है, हाइड्रोजन की संरचना कैसी है, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर्स है। तो हमें कोई भी प्रश्न करना है तो प्रश्न करने पर उसकी संरचना आपको बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? संरचना बनानी पड़ेगी प्रश्न की। अब प्रश्न की संरचना बनाएंगे तो उसमें तीन चीजों को ध्यान रखना है। पहली चीजें हमारे पास होता है परिचय, तो हमें क्या करना है, उसका परिचय देना होगा। और फिर उसके बाद दूसरा जो चीज है हमारी मेन बॉडी, जहां पर प्रश्न को आंसर्स हम लिखना चाहते हैं, मुख्य कोर भाग है ये, ठीक है। और इसके बाद तीसरा जो पार्ट्स है सार, तो हमें प्रश्न का आंसर्स इन तीन संरचना में प्रस्तुत करना है। तीन पार्ट्स में प्रेजेंटेशन करना है। पहला आपका परिचय, दूसरा कोर भाग, तीसरा आपका सार। इसमें आप अब इससे पहले थोड़ा सा मैं एक और चीज लेके जाता हूं। हमारे जो प्रश्न होते हैं वो कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, प्रश्न की प्रकृति हम लोग देखते हैं। तो देखिए प्रश्न की प्रकृति दो प्रकार की होती है मैक्सिमम एग्जाम में। पहली जो प्रकृति होती है लघुतरात्मक, लघुतरात्मक होती है, जिसमें जो प्रश्न होते हैं हर एग्जाम में 2-5 नंबर के मार्क्स के होते हैं। कई एग्जाम में 1-2 नंबर के होते हैं, कई में 5 मार्क्स के होते हैं। और एक जो होता है बड़ा, जो होता है मेजर्स होता है, जिसे हम दीर्घात्मक प्रश्न कह सकते हैं, बड़े प्रश्न कह सकते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं ये 150 शब्दों के प्रश्न होते हैं। 150 शब्दों में उत्तर देना है। इसका जो मार्क्स डिविजन्स होते हैं वो कई जगह 10 है तो कई जगह 15 है। और इनका जो शब्द होते हैं ये लगभग आप समझो चलो 40 हम कह सकते हैं, 40 से 50 मार्क्स, या 20 से 40 मार्क्स के शब्द, 40 शब्द होते हैं। तो इसमें 20 से 40 शब्द होते हैं और उनमें लगभग 150 शब्द होते हैं। ये 2 से 5 नंबर के होते हैं और जबकि ये 10 से 15 नंबर के होते हैं। तो पहले हमें ये देखना है क्वेश्चन कितने प्रकार। ये लघुतरात्मक जो प्रश्न होते हैं इनके जो आंसर्स हैं, इनके जो आंसर्स हैं वो एक पक्षीय चल जाएगा। इनका आंसर आप एक पक्षीय दोगे क्योंकि उनमें एक पक्ष ही पूछा गया है, जबकि जो दीर्घ प्रश्न होते हैं वो कई खंडों में बटे होते हैं। क्या? कई खंडों में विभाजित होते हैं। और जो कई खंडों में विभाजित हैं तो वो बहुपक्षीय है। क्या होता है? वो बहुपक्षीय है। हम क्या करते हैं, प्रश्न का आंसर देते हैं, हमने संरचना बना ली, लेकिन हम एक पक्ष को ही उजागर कर देते हैं और बाकी पक्षों को हम छिपा देते हैं। तो एग्जामिनर एक पक्ष का ही आंसर देगा और हम उम्मीद करते हैं कि हमें पूरे मार्क्स मिले। नहीं, तो पहले ये चेक करना है कि प्रश्न को पढ़ना है, ये प्रश्न एक पक्ष है या बहुपक्षीय है। बड़ा प्रश्न है तो सामान्य समझिए हमेशा बहुपक्षीय ही होता है, और छोटे प्रश्न है वो एक पक्षीय होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर ये डायमिनिशंस की बात हो रही है ना, डायमिनिशन चीज अलग है। यदि समसामयिक प्रश्न है तो उसका डायमिनिशन अलग होगा, यदि भौगोलिक प्रश्न है
तो उसका डायमेंशन अलग होगा। डायमेंशन यानी आप उसको कौन सा रूप देना चाहते हैं, सामयिक रूप देना चाहते हैं, आर्थिक रूप देना चाहते हैं, राजनीतिक रूप देना चाहते हैं, जनरल रूप देना चाहते हैं या विशिष्ट रूप देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बच्चा क्या करता है, डायमेंशन में घुस जाता है, डायमेंशन घुस जाता है और वो प्रश्न से भटक जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना। अब ये तो हो गया हमारे शब्दों के आधार पर प्रश्न। एक होता है हमारे शब्द, कितने प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कई प्रश्न होते हैं आपके विश्लेषणात्मक, तो पहले सवाल समझना है कि हमें सवाल कौन सा है, ये विश्लेषणात्मक है। कई प्रश्न होते हैं आलोचनात्मक होते हैं, कई प्रश्न आलोचनात्मक होते हैं, कई प्रश्न होते हैं हमारे तुलनात्मक होते हैं, कुछ प्रश्न हमारे परिप्रेक्ष्यात्मक होते हैं, परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में होते हैं, जो या तो काल के संदर्भ में होगा या स्थान के संदर्भ में होगा या घटना के संदर्भ में होगा, ठीक है, या विषय वस्तु के संदर्भ में, व्यक्ति विशेष के संदर्भ में, यानी किस संदर्भ किस परिप्रेक्ष्य में वो सवाल पूछा गया है। तो ये भी कई बार ध्यान रखने होता है। हर विषय की अलग अलग कंटेस्ट होता है, मार्मिक होती है चीजों की। परिप्रेक्ष्य हो गया, इसके बाद यहाँ पर तुलनात्मक हो गया, समय के संदर्भ में प्रासंगिक भी सवाल होते हैं। प्रासंगिक है कि उसकी क्या प्रासंगिकता है। इसके बाद पॉलिसी वाले सवाल भी होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, तो पॉलिसी जुड़े होते हैं जिसमें आपके सुझाव भी मांगे जाते हैं, सुझाव भी मांगे जाते हैं। तो इस तरह के हमें बहुत प्रकार, एक होता है बोधगम्य सवाल भी होते हैं, बोधगम्य सवाल होते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रकृतियां हैं, लगभग 10 से 12, नॉर्मली हम कह सकते हैं कि 10 से 12 प्रश्नों की प्रकृति होती है। यूपीएससी जैसी एग्जाम आप दे रहे हो या आरएस जैसी आप एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पर क्या होता है, प्रश्न ही समझ में नहीं आता स्टूडेंट के। तब उस स्थिति में क्या करें, उसके लिए हमारे पास भी तरीके हैं, कैसे कैसे हम चीजों को सॉल्व करते जाना है। तो हमें पहले ही देखना है कि पहले प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ने के बाद प्रश्न को समझना है, प्रश्न किस प्रकार का है, और फिर समझ में आ जाए तब फिर हम लोग वापस अपने मूल बिंदु पर आएंगे कि अब हमें क्या करना है, परिचय प्रस्तुत करना है। तो देखिए मान लो 150 शब्द है, मैं 150 को आधार बनाते हुए चलता हूं, क्योंकि जो सामान्य विद्यार्थी होता है वो लघुतरात्मक प्रश्न अच्छे करके आता है, और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, मेहनती स्टूडेंट होता है, उनके दीर्घात्मक जो प्रश्न होते हैं वो अच्छे जाते हैं। और ज्यादा मार्क्स किसमें आते हैं, दीर्घ में। लघु में तो कुछ परसेंट मार्क्स ही होते हैं, ठीक है। तो परीक्षा में हमें क्या करना है, उस सवाल को, यदि लघुतरात्मक की बात कर रहे हैं ना अपन, तो उसमें 10%, 150 में से 10% यहाँ पर सवाल देने। तो क्या हो गया वहां पर आपका 150 शब्द, तो 150 शब्दों में यहाँ पर हमें 2 से 3 लाइन आप लिख सकते हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 आप लाइन लिख दीजिए। इसके बाद 80% आप इसमें लिख दीजिए। मुख्य आपकी जो पहचान है, आपको जो मूल्यांकन होगा वो इसकी डेप्थ से होगा, इसकी गहराई को देखकर पता चलेगा कि स्टूडेंट के मार्क्स क्या देने चाहिए। इसके बाद सार होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, उस सवाल के बाद लास्ट में निष्कर्ष होना चाहिए। ये भी 2 से 3 लाइनों के अंदर सिमट जाना चाहिए। और फिर इसके बाद जोर आपका 80%, यानी पहली चीजें ध्यान रखना है, तो कहते हैं ना जिसका फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। यदि पहला परिचय ही आपका शानदार है तो एग्जामिनर्स की एक मेंटेलिटी, माइंड सेट हो जाएगा, स्टूडेंट अच्छा है, होशियार बच्चा है, तो उसके उदारपन आ जाता है एग्जाम देने का तरीका। और फिर उसके बाद लास्ट रहता है कि ये वास्तव में है या नहीं है, या मुझे मूर्ख बना रहा है, तो वो निष्कर्ष पर देख लेता है, निष्कर्ष ठीक है। अब उन दोनों को देखकर भी एग्जामिनर मार्क्स दे देता है। लेकिन कंपटीशन वाली जो एग्जाम्स होती हैं उनमें मैन बॉडी को भी अच्छी तरह से जांचा परखा जाता है। अब मैन बॉडी का प्रश्न के आंसर्स कैसे देने, परीक्षा में किस प्रकार के आंसर्स होने चाहिए, तो परीक्षा में देखो बहुपक्षीय है तो बहुपक्षियों को लेके चलें। कई बार क्या करता है स्टूडेंट, क्या करता है परीक्षा में उस शब्दावली की व्याख्या कर देता है। अब सवाल आपके सामने ये होता है कि सर आपने ये शब्दावली वर्ड बोल दिया, अब क्या है। देखिए शब्दावली 2 प्रकार की होती है, एक होती है तकनीकी शब्दावली, एक होती है तकनीकी शब्दावली, एक होती है सामान्य शब्दावली। तकनीकी शब्दावली विषय विशेष से जुड़ी होती है,
विषय विशेष से जुड़ी होती है। और सामान्य जो शब्दावली है वो हर स्टूडेंट या हर कोई उसे जानता है। शब्दावली में क्या होता है, ध्यान देना, शब्दावली में सीमा, मतलब यानी वो सीमा से बंधा हुआ है, शब्दों से बंधा हुआ है, यानी किसी भी सीमा से बंधा हुआ होता है तो वो होता है तकनीकी शब्दावली। और जो सीमाओं से बंधा नहीं होता वो होती है शब्दावली। तो शब्दावली ऑलरेडी ही बंधी हुई है, वो ऑलरेडी प्योर है, ऑलरेडी ही वेरीफाई है, तो हम उसकी क्या व्याख्या करें। जैसे मैं भूगोल के टीचर्स, मैं भूगोल का प्रोफेसर हूं, तो जैसे मैंने लिखा धारावाही गैटों का वर्णन कीजिए। अब बच्चा क्या करेगा, धारावी के तो लिखेगा, मुंबई के गैटो क्या है तो गैटो का पहले परिचय दे देगा। अरे गैटो तो शब्दावली है, तो गैटो का प्रयोग कीजिए, लेकिन उसकी व्याख्या मत कीजिए। तो पहली जो समस्या यह आती है कि स्टूडेंट परिचय में शब्दावलियों का विश्लेषण, वर्णन करने लग जाते हैं। तो पहला काम आप इसको बचिए। तीसरी एक होती है परिभाषिक शब्दावली, जो कि जो भी सरकारें होती हैं, बोर्ड्स होते हैं, वो अपनी शब्दावलियां बनाते हैं, उनको प्रेजेंटेशंस करते हैं, उनको पब्लिश करते हैं। उन परिभाषिक शब्दावलियों को आप पढ़ लें। उन परिभाषिक शब्दावलियां जो होती हैं वो शुद्ध होती है और व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध होती है। तो उनको आप लोग पढ़ लेंगे तो 15 लाइन या 2 लाइन को एक ही शब्द में खत्म कर सकते हैं। तो इस तरह के आप लोग क्या करें, परिचय का ध्यान रखें। परिचय, उसके बाद आपकी बॉडी। अब बॉडी में क्या करें, जो भी सवाल प्रकृति है, बोधगम है, तुलनात्मक है, आलोचनात्मक है, समय के संदर्भ में, काल के पक्ष में, उन सब का अब हमें क्या करना है, अपने डेप्थ को, अपने नॉलेज को वहां पर प्रेजेंट करना होता है बॉडी में। ठीक है, और सार, उसका सार हमें लिख देना है। अब परिचय कैसे लिखा जाता है तो प्रैक्टिस में करूंगा, प्रैक्टिस के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कैसे परिचय लिखा जाता है। बहुत शानदार परिचय लिखाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हम जिस प्रकार ऑब्जेक्टिव में हमने दुनिया को दिखाया, हम पहली मेरिट ला सकते हैं, तो सब्जेक्टिव में भी हम दुनिया को फर्स्ट मेरिट लाके दिखाएंगे, सबसे ज्यादा मार्क्स लाके भी दिखाएंगे, क्योंकि अब हम इसमें काम करने लग गए हैं। अब आता है हमारे पास, तो चीजें क्लियर हो गई। पहला हो गया हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर आप बना लिया प्रश्न की प्रकृति को देखते हुए, शब्द को देखते हुए। सेकंड जब नंबर आता है हमारा, वो आता है लैंग्वेज, भाषा। अब देखिए भाषा कैसी होनी चाहिए। भाषा, पहली भाषा तो आपको सरल होनी चाहिए और सुरुचिपूर्ण होनी चाहिए, सुरुचिपूर्ण होनी चाहिए। और भाषा बोधगम भी होनी चाहिए, जैसे नॉलेज बोधगम होना चाहिए, रवानगी होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, रवानगी होनी चाहिए, लयबद्ध होनी चाहिए भाषा, और तर्कपूर्ण होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए हमारी भाषा, तर्कपूर्ण होना चाहिए, और लक्ष्य की ओर ले जाने वाली होनी चाहिए। और उसमें हमें शब्दावलियों का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, शब्दावलियों का प्रयोग करना चाहिए, शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। अब कई बार क्या करते हैं आप लोग, गाइड पढ़ते हैं, मैं बहुत सारी ऑब्जेक्टिव वाली गाइड्स दिखता हूं, रवानगी का कोई मतलब ही नहीं है, कौन सी भाषा कहाँ लिखी है कोई मतलब नहीं है, और बच्चे पढ़ते जा रहे हैं। अब वही बच्चा सब्जेक्ट में घुसेगा तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकती है। इंग्लिश जो स्टूडेंट तो इंग्लिश मीडियम के, उनका सक्सेस रेशो मेंस वाले एग्जाम में ज्यादा होता है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों का सक्सेस रेशो कम होता है। उसके पीछे कारण यही है कि उनकी जो मेन बॉडी है, उन मेन बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स है, जो लैंग्वेज है, वो थोड़ी सी मतलब भटकाव वाली होती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं हमें देना क्या आंसर्स, वो बहुत ज्यादा वर्णन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। तो हमें इन चीजों को समेटने के लिए हमें गागर में सागर करना पड़ेगा, गागर में सागर भरना पड़ेगा। तकनीकी शब्दावलियों, कनेक्टिव वर्ड के द्वारा, ग्रामर, ये भी जरूरी, लिखावट भी होना चाहिए कि आपकी लिखावट कैसी है, आपकी शैली कैसी है, लिखने की शैली भी कैसी है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो लिखावट मैं कहूंगा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान लो आपके एग्जाम समझ में नहीं आ रहा तो लिखावट क्या काम की। तो लिखावट आपकी अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो चीज आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उनको क्या करना, आपको अंडरलाइन के माध्यम से हमें उसको प्रेजेंट करना है। अब कैसे प्रेजेंट करूंगा, प्रेजेंटेशन का तरीका मैं आगे बताऊंगा। तो हमारी भाषा सरल, सुरुचिपूर्ण, बोधगम्य और तार्किक होना चाहिए।
तार्किक होना चाहिए। अब बॉडी में हम भाषा कैसे हम लोग प्रेजेंट करें वो आगे देखूंगा ना। तो पहले तो हमें समझना है कि भाषा कैसी है। तो भाषा अच्छी होनी चाहिए, सामने वाले को अच्छी लगे, प्रभाव भी लगे, अच्छे एग्जाम्पल्स का प्रयोग कीजिए। लोकोक्ति हिंदी में है तो लोकोक्ति का प्रयोग, यानी जितना आप हो सके ग्रामर भी आप देना चाहें, व्याकरण की दृष्टि भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बनना है और आप व्याकरण की दृष्टि से गलत कर रहे हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक बिंदी ऊपर नीचे लगाई और साहब खेल ही खत्म हो जाएगा ना। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना। भाषा एक सेकंड पार्ट हम कहेंगे इस स्ट्रक्चर का, और ये इंपॉर्टेंट। और भाषा कैसे सुधरेगी, आप अच्छे टीचर्स, आपके मेंटरशिप से बात कीजिए, अखबार, मैगजीन, आर्टिकल्स, इन पर संपर्क कीजिए, रेडियो आप सुनिए, हो सके सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है। तो ऐसे मेंटरशिप पर इसी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से आप बात करोगे तो आपके क्या है, उन चीजों को आप धीरे धीरे सीखने लग जाओगे। ठीक है, तो यहां पर आपको काम करना, सेकंड लैंग्वेज किस प्रकार की होनी चाहिए ये मैंने। दूसरा क्या है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ लिखते हैं तो वहां पर उनमें जुड़ाव होना चाहिए। एक लाइन से दूसरी लाइन लिखते हैं तो जुड़ाव होना चाहिए, भटकाव नहीं होना चाहिए, लक्ष्य की ओर ले जाना चाहिए। यानी लक्ष्य की ओर कैसे, 5 पक्ष हैं, एक ही पक्ष पर वर्णन कर दिया, तुलना पूछ रहे हैं, तुलना कर ही नहीं रही है, आलोचना पूछ रहे हैं, आलोचना कर लिए, गुण पूछ रहे हैं, गुण का वर्णन नहीं कर रहे। तो ऐसी चीजें हमें क्या करना चाहिए, हमेशा लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों में रवानगी लाइए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, एनालिसिस। तीसरा जो पार्ट है विश्लेषण। अब विश्लेषण आपके डेप्थ पर डिपेंड करेगा, आपके नॉलेज पर। डेप्थ नॉलेज यानी ज्ञान पर आपका विश्लेषण पता लगेगा। अब मान लो मेरे ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, ज्योग्राफी प्रोफेसर हूँ, मुझे पॉलिटिकल पर विश्लेषण करना चाहे तो मैं नहीं कर सकता। अपने विषय का विश्लेषण करने के लिए मुझे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। और विश्लेषण करने के लिए सबसे चीजें क्या क्या आपको याद रखना है, पहले शब्दावली, कीवर्ड आप यूज कीजिए, कीवर्डों का सहारा आप लीजिए, चार्ट का आप सहारा लीजिए, फ्लो चार्ट का सहारा लीजिए, डायग्राम का आप सहारा लीजिए, आप मैप का सहारा लीजिए, आप इंडिकेटर का सहारा लीजिए, निर्देशों का सहारा आप लीजिए। इन चीजों को आप क्या कर सकते हैं, सहारा लेकर उसे और अट्रैक्टिव कर सकते हैं। विश्लेषण, तुलना पूछे तो तुलना दो चीजों के बीच जो डिफरेंट है, जैसे अब मैं नगरीय भूगोल की बात करता हूँ, एक बर्गेस है और एक होमरहोइट है, इनके सिद्धांतों की तुलना कीजिए। तो इनके सिद्धांत का मेन फीचर होमरहोइट का और मेन फीचर आपका बर्गेस का, दोनों को आप एक कंपेयर, एक टेबल के माध्यम से उसे लिख सकते हैं बेटर, या फिर लाइन के माध्यम में आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो अगली मैं टॉपिक से बताऊंगा प्रेजेंटेशंस में। तो ये हो गया हमारा विश्लेषण करने का तरीका। तो पहला प्रश्न कैसा है, उसी हिसाब से हमें विश्लेषण करना है, और इस सब्जेक्ट के डेप्थ पर, यानी ये आपकी पढ़ाई का, आपकी पृष्ठभूमि का ज्ञान को प्रदर्शित करता है। इसके बाद चौथे नंबर का होता है प्रस्तुतिकरण। इसको मैं महत्वपूर्ण भी मानता हूं, ये लास्ट महत्वपूर्ण वाला है। जो दिखेगा वही तो बिकेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। आज के ग्लोबलाइजेशन में आप देखिए क्या गजब की मार्केटिंग हो रही, बोले मार्केटिंग करेंगे तभी तो बिकेगा ना। अब बिना मार्केटिंग की आप कितना अच्छा पढ़ा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं रखता। चाहे उससे कई लोग पास होके चले गए, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो दिख ही नहीं रहा ना। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और कैसा होता है प्रेजेंटेशन, देखिए, प्रस्तुतिकरण, प्रकटीकरण। हमारी जो सब्जेक्ट की जो मेंस की जो बुक्स होती हैं सब्जेक्टिव के लिए, इस प्रकार के कॉलम लिखे जाते हैं। यहाँ पर हमें उत्तर लिखने होते हैं। उत्तर लिखने के बाद अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रश्न का आंसर परिचय पैरा में दे सकते हैं। तो पैरा में मैंने लिख दिया, ये पैरा है। अब दूसरा पैरा मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। पहले पैरा का इस दूसरे पैरा से जुड़ाव होना चाहिए, लेकिन तथ्यों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कॉरिलेशन होना चाहिए, इस बात का दोहराव नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, कई बार बच्चे उससे लाइन लिखते हैं, एक पैरा में बात खत्म तो दूसरा पैरा उससे जुड़ा हुआ दूसरी बात को इंडिकेट करे। ये पैराग्राफ जब लिखे जब बच्चे को सही ढंग से प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है। अब बच्चे को ढंग से प्रश्न आ रहा है तो सेकंड चीज है वो पॉइंट में लिखे। किसमें लिखे, पॉइंट्स में लिखता जाए। ये लीजिए, ये पॉइंट लगाया, या फिर ऐसे पॉइंट लगाया और फिर ऐसे पॉइंट लगा दिया, या फिर ऐसे पॉइंट लगा दिया। तो पॉइंट बनाते हुए लिखें। पॉइंट बनाने से क्या, टीचर्स फटाफट उनको
चेक कर लेता है, फटाफट चेक करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो पॉइंट से टीचर्स के लिए काम आसानी हो जाता है और वो आपका जल्दी से मूल्यांकन करके आपका मार्क्स देता है। लेकिन गलती से अपन को नहीं आ रहा है तो पैराग्राफ, अब मैं ये नहीं कह सकता आप पैराग्राफ में लिखो या फिर आप पॉइंट पे लिखो, ये आपका जो नेचर है, आपकी जो सोच है, उसके आधार पर लिखो। सारे लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे, तो एग्जामिनर को भी स्वाद नहीं आएगा ना, तो बीच बीच में पैराग्राफ वाले आएंगे। तो अब पैराग्राफ में आप लिख दिया है तो यहां पर क्या करें, आप अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, और अंडरलाइन कीवर्ड को आप अंडरलाइन कीजिए, जितना हो सके कीवर्ड को अंडरलाइन कीजिए, और उस प्रश्न से जुड़ी हुई जो डिमांड है उस डिमांड को भी क्या करें, आप अंडरलाइन कीजिए। और फिर उसके बाद हमें कैपिटलाइजेशन का ध्यान रखना। कैपिटलाइजेशन का मतलब है पहला टॉपिक मेन है तो मेन टॉपिक्स आपका बड़ा होना चाहिए और अंडरलाइन ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद सेकंड टॉपिक से तो यहाँ लिख सकते हैं, उसके बाद उसका सब टॉपिक है यहाँ, फिर उसके बाद उसका सब टॉपिक है यहाँ। तो ये ध्यान रखना है कि अपने आप ही उस लिखावट से पता लगता है कि ये इसका सब डिविजन है। तो ये मान लो मैंने बड़ा हाथ बना दिया, निशान बना दिया, तो मेन टॉपिक्स है, ये इसका सब टॉपिक्स है और ये इसका छोटा टॉपिक्स है। और फिर उनको लिखते हुए अब हमारे पास जगह खाली रहती है तो वहां पर हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से, ध्यान देने की जरूर बनाएं, फ्लो चार्ट के माध्यम से डायग्राम दिखाएं, मैप दिखाएं, ये सारी चीज दिखाएं। और ये सारा काम आपको इस फुटबॉल के मैदान के अंदर ही दिखाना है, क्योंकि यहाँ दर्शक है और यहाँ पर भी दर्शक है। इसी के अंदर आप लिखोगे, जो आपको कागज दिया उसका बेस्ट यूटिलाइज करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक एक दो दो लाइन छोड़ देते हैं और कॉपी पढ़ देते हैं ना। अब सवाल होता है एक लाइन में कितने शब्द आते हैं, तो टाइप वाली किताब में जो होते हैं वो 10 से 15 आ जाते हैं, लेकिन हम जो लिखते हैं उसमें 7-8, ज्यादा छोटे लिखेंगे तो 10 हो सकता है, तो 7 से 8 शब्द ही हमारी एक लाइन में आते हैं। अब 150 शब्द है, मान लो मैं 10 शब्द मान लू एक लाइन में, तो 15 लाइनों में आपका आंसर खत्म हो जाना चाहिए। और फिर जो बच्चा है उसमें आप डायग्राम, फ्लो चार्ट जो आपको दिखाना दिखाइए। और जहां तक ध्यान रखें, इस वाली लाइन से बिल्कुल बच के रहें, इसमें कुछ भी ना लिखे। थोड़ा बहुत आपका मन कर रहा है, ठीक है साहब मान नहीं रहा, जगह हमें डायग्राम रखना है, जगह हमारी पूरी होगी, तो यहाँ पर लिख दीजिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जरूरत से ज्यादा लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी बहुत कम लिख पाते हैं। जो पूछा गया वही टेक्निकल वर्डों से उसे लिखकर मॉडल बनाकर उसे खत्म कर देते हैं। तो इसका जो प्रेजेंटेशन है, मैं अगली क्लास में आपको सबका एक एक प्रश्न लूंगा और सबके आंसर्स को पढ़ूंगा और फिर उनके आंसर्स को हम लोग यहाँ पर पुनरावृत्ति के माध्यम से उनको करेक्शन किया जाएगा। सब प्रश्नों के आंसर्स मैं आपको मॉडल दूंगा कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि बिना अभ्यास के होता नहीं है। अपन ने एक दोहा सुना ही रखा, खूब करत करत अभ्यास जड़त बनत सुजान, सिल पर रस्सी आवत जावत करत निशान। तो अभ्यास करेंगे हम लोग, जितना अभ्यास करेंगे हम उतनी ही पारंगतता करते हैं। और आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सबसे ज्यादा अभ्यास पर जोर देता हूं। यदि ऑब्जेक्टिव भी होते हैं तो इतने ऑब्जेक्टिव करवा देता हूं, बच्चे की सीमा से बाहर ऑब्जेक्टिव करवा देता हूं। तो इसी प्रकार सब्जेक्टिव प्रश्न भी हम इतने कर लेंगे, जब हम वहां प्रश्न देने जाएं तो सोचेंगे नहीं, केवल लिखते जाएंगे। यदि हम वहां सोचने बैठे तो भैया हाथ की गति अलग, सोचने की गति अलग, दोनों मैच नहीं करेगा, आप ब्लास्ट हो जाओगे, आप असफल हो जाओगे। एक और चीज ध्यान रखना है, प्रैक्टिस के द्वारा हमें एक सवाल को कितना समय देना है वो भी हमें तय करना है। तो प्रत्येक एग्जाम के लिए अलग अलग समय तय करते हैं। मैं यूपीएससी के लिए अलग होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा, पीजीटी, एमपीपीजी यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेट आरएएस है, तो आरपीएससी आरएएस है, उसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए टाइम अलग अलग है। अब हम प्रश्न की बात कर रहे थे ना, जैसे हम प्रश्न पढ़े तो पहले प्रश्न पढ़ो, प्रश्न कितने भागों में बटा हुआ उतने भागों में आपका प्रश्न का आंसर दीजिए। तो मैं सोचता हूं इस प्रकार के आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह के हम लोग तरीके अपनाएंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और जितने भी टॉपर्स हैं, मैं टॉपर्स की बात करता हूँ, कृपया मेरी आदत शुरू से रहा है, मैं हमेशा टॉपर्स की बात करता हूँ। तो जितने भी टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं वो आप उनसे बात कीजिए, वो ये कहेंगे मैं 100 टेस्ट दे लिए, 200 टेस्ट दे लिए, तब जाके मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो बिना टेस्ट दिए मुकाम पर पहुंचता है, उसकी कहानी कुछ और हो सकती है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत का इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। तो मेहनत कीजिए और अच्छे मेंटरशिप से जुड़िए। यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, और नहीं जुड़ना चाहते जो भी आपका मेंटरशिप है जुड़िए। लेकिन मैं हमेशा उस कहता हूं कि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप जान लीजिए,
वो कितना सशक्त है आपके लिए, वो आपको अपने लक्ष्य तक कहाँ तक पहुंचा पाएगा, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्लास आज मैं यहीं खत्म करूंगा, और जो ऑनलाइन के विद्यार्थी हैं वो आप मुझे बता देना कौन से टॉपिक्स पे हमें और ज़्यादा बातें करनी चाहिए या उस पर और क्लासें हमें लेनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आप भी मुझे बता देना। आज समय के अभाव में मैं क्लास को इतना ही हम कर पाएंगे, फिर नेक्स्ट डे हम क्लास को ऐसे ही रोज के कंटिन्यू हमारी क्लासें रहेंगी। नमस्कार। ओके।